मैं बहुत इनोसेंट लड़की थी और शादी को लेकर मेरे ऐसे कोई सपने नहीं सजोए थे। मेरी शादी की रात थी और मैं बेहद घबराई हुई थी। अमित के बारे में मेरी नंदों ने पहले ही बता चुका था कि वह बेहद रोमांटिक लड़कों में से एक है और मेरी तस्वीर देखकर ही वह मेरा दीवाना हो गया था। मैं तो उन लड़कियों में से नहीं थी जो प्यार मोहब्बत को बहुत ज़्यादा पसंद करती है। मुझे एक नॉर्मल लाइफ पसंद थी। पति हर समय पत्नी की तारीफ करे और आगे पीछे घूमता रहे। मुझे इस तरह की आदत लड़कों का छिचोरापन सा लगता था और अमित बिल्कुल वैसा ही था। शादी की रात ही उसने मेरी तारीफ करने के लिए सीधे सीधे शब्दों के बजाय एक गज़ल सुनाया। मुझे आज तक कभी शायरी समझ में नहीं आई थी, इसलिए उसकी इतनी रोमांटिक शायरी भी मेरे सर के ऊपर से गुजर गई थी। मुझसे कहने लगा, कैसी लगी मेरी शायरी? मैंने कहा कि अच्छी है। फिलहाल एक ही रात में थोड़ी कुछ समझ में आता है कि पति का व्यवहार कैसा है और वह अपनी पत्नी के लिए कितनी मोहब्बत रखता है। अमित आम लड़कों में से बिल्कुल अलग था। वो लड़कों की तरह मुझे यह नहीं कहता था कि मेरी माँ के आगे जुबान मत चलाना, उनके हुक्म के आगे सिर झुकाए रखना, मेरी बहनों की सेवा करना या अपने मायके या ससुराल आ गई हो तो उन्हें शिकायत का कोई मौका ना देना। यह सब कुछ नहीं कहा था। उसने तो बस अपनी और अपनी मेरी बात की थी। शादी के शुरू शुरू दिन बहुत अच्छे भी थे। अमित का यह मन था कि हम हनीमून जाएंगे और अपनी लाइफ को खूब एंजॉय करेंगे। घूमना तो मैं भी चाहती थी, लेकिन शादी के कुछ दिन बाद ही मेरे ससुर जी की तबीयत कुछ खराब रहने लगी थी, इसलिए उन्होंने हमें जाने से मना कर दिया था। कहने लगे कि तुम अगले महीने चला जाना। एक तो शादी पर भी बहुत खर्चा हो चुका है और अब मेरी बीमारी में भी काफ़ी पैसे लग रहे हैं। इन सवालों से तो मेरा मूड बहुत ख़राब हो जाना चाहिए था, लेकिन मैं बिल्कुल नॉर्मल थी। अमित का मूड थोड़ा ख़राब हो रहा था। कहने लगा, यह भी कोई बात हुई? सब लोग शादी के बाद जल्दी ही हनीमून पर जाते हैं और हम 1 महीने बाद जाएंगे। 1 महीने बाद हनीमून पर कौन जाता है यार? मैंने कहा, अमित कोई बात नहीं, पापा की तबीयत ठीक नहीं है, इस महीने बाद ही चले जाएंगे। मेरे प्यार से समझाने पर वह मान गया था। बस उसे एक ही काम आता था, मुझसे प्यार भरी बातें करना। अब मुझे भी यह सब अच्छा लगता था, लेकिन 1 महीने के बाद जब मेरे ससुर की तबीयत कुछ अच्छी हुई और हमारा दिल्ली जाने का प्रोग्राम बना, तो अचानक से मेरी तबीयत खराब हो गई। मुझे तो उल्टियाँ रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। जो भी खाती थी तुरंत उल्टी के माध्यम से निकल जाता था और मेरी ऐसी हालत पर सबसे ज़्यादा टेंशन मेरे पति को महसूस हो रही थी। मेरी सास डॉक्टर के पास ले गई। जो खबर डॉक्टर ने सुनाई वह मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात थी, क्योंकि मैं 1 महीने बाद ही प्रेग्नेंट हो चुकी थी। लेकिन डॉक्टर ने मुझे यात्रा करने से मना कर दिया था। कहने लगा, तुम्हारे लिए घूमने फिरने वाली जगह पर जाना अब खतरे से खाली नहीं है। पहली प्रेगनेंसी है, सावधानी जरूर रखना। अगर एक बार समस्या हो गई तो फिर हर बार मुश्किल आएंगी। मैं तो इन चीज़ों से वैसे भी बहुत घबराई सी रहती थी, इसलिए मैंने कहा कि मुझे अब कहीं नहीं जाना है। मेरी सास को भी यही अच्छा लगा, लेकिन जब यह बात अमित को मालूम हुई तो उसने तो शोर मचा कर ही रख दिया। इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? अपने पति की बात सुनकर तो मेरी सास ही मेरे सीने में थमक कर रह गई थी। उसे क्या लग रहा था? क्या मैं बुरी लड़की हूँ, कैरेक्टर लेस हूँ? लेकिन उसके अगले शब्द ने मेरी इस बात की जांच कर दी थी। कहने लगा, लोग तो 1 साल तक अपनी शादीशुदा जिंदगी को बहुत खुशनुमा बिताते हैं और एक तुम हो, इतनी जल्दी क्या पड़ी थी? क्या 1 साल के बाद यह सब कुछ नहीं हो सकता था? मैंने कहा था कि अमित, इसमें मेरी क्या गलती है, इसमें मेरा क्या बस है? कहने लगा कि देखो, इस चीज़ को इतना ज़्यादा मत बढ़ाओ चढ़ाओ, हम अबॉर्शन करवा लेते हैं, बच्चा कुछ दिन बाद पैदा हो जाएगा। मैंने कहा कि मैं किसी कीमत पर अपने बच्चे का कत्ल नहीं कर सकती। वो कहने लगा, तो फिर प्रेगनेंसी में भी औरतें सब कुछ करती है, घूमती है, फिरती है और ज़िंदगी को एंजॉय करती है। लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। मैंने कहा, डॉक्टर ने मुझे सख्त मना किया है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुम जिन जगहों पर जाना चाहते हो, क्या वह रास्ते तुमने देखे हैं? वो कितना डरावना है, कितना उतार चढ़ाव है, पहाड़ी इलाका है और वहाँ पर कितना एडवेंचर है। मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहती। कोई बात नहीं, जब हमारा बच्चा दुनिया में आ जाएगा तो हम फिर से चले जाएंगे। लेकिन अमित का मूड इस बात पर और उखड़ गया था। अगली सुबह मेरे सास ससुर ने भी हमें जाने से मना कर दिया था। ऐसी हालत में यात्रा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं उनकी बात को अच्छी तरह से समझ गई थी, इसलिए मैंने भी कोई नाराज़गी नहीं दिखाई, क्योंकि वह जो कह रहे थे मेरी भलाई के लिए कह रहे थे। फिलहाल अमित का व्यवहार मेरे साथ बदलने लगा था। अक्सर मेरा खट्टी चीज़ खाने का जी चाहता था।
मैं उससे मंगवाती तो कहता, मुझे ये सब चोचलेबाजी बिल्कुल पसंद नहीं है। एक तो तुमने मेरा सारा प्लान चौपट कर दिया और अब तुम्हें इन गर्मियों के मौसम में अमरूद खाने का दिल कर रहा है। कहाँ से ले आऊँ ये सब? लेकिन मेरा मन था और मुझे कुछ भी हजम नहीं होता था। कोई चीज़ मेरा खाने का जी करता तो अमित मुझे लाकर नहीं देता था। एक बार मैंने उसे गोलगप्पे लाने के लिए कहे तो वह नहीं लाकर दिया था। मेरा दिल कितना बुरा हुआ कि मैं रोने लग गई थी। मैं जानती थी कि मेरा दिल क्यों इतना गोलगप्पे खाने को कर रहा है। शायद प्रेगनेंसी के वक्त यह सब होता है कि औरतें अपने बस में नहीं होती। मैं इतना रोई और पूरी रात रोती रही। अगले दिन मेरी सूजी हुई आंखें देखकर मेरी सास और ससुर वजह पूछने लगे। मजबूरन मैंने अपनी सास को वह बात बता दी। कहने लगी, ये क्या बात हुई है? उसने क्यों नहीं तुम्हारी इच्छा वाली चीज़ ला कर दी? ऐसी हालत में तो औरतों को खुश रहना चाहिए। अगले दिन मेरी सास मुझे प्लेट भरकर गोलगप्पे ला कर दी। अक्सर ऐसा होता है कि रात के वक्त मेरा जी मचलने लगता है। जैसे ही अमित मेरे करीब आता है मुझे उल्टियाँ शुरू होने लगती है। ऐसे मौके पर शाम को मेरी हालत समझनी चाहिए थी। वह इस बात से जलने लगा। मैं मुंह पर हाथ रखकर जल्दी से वॉशरूम में भाग जाती थी। मुझे उल्टी होती थी तो सबसे ज़्यादा खराब शक्ल वॉशरूम से बाहर आकर मुझे अमित की ही देखनी पड़ती थी। मैं बिल्कुल बेहाल होकर बेड पर आकर बैठ जाती थी। प्लीज़ मुझे एक गिलास पानी पिला दो। जबकि अमित मेरे इस बीमारी का एहसास करने के बजाय मुझे कहता कि मेरा दिमाग मत खराब करो। सारे मूड का तुमने सत्यानाश कर दिया है। तुमने जब देखो मुझे बस एक ही काम है। यही कहकर वो अपना चादर ओढ़कर सो गया और मैं बुरी तरह से हाँफ रही थी। एक तो शादी के इतनी जल्दी बाद घर की जिम्मेदारी और फिर इतनी जल्दी बाद मेरी प्रेगनेंसी। मेरी ज़िंदगी भी तो अब बदल चुकी थी। 1 महीने से क्या हो चुका था और मैं यह सब कुछ मेरे लिए भी पहली बार था। मैंने अपने बहते हुए आंसू साफ किए। बड़ी मुश्किल से उठकर किचन में चली गई। फ्रिज से ठंडा पानी निकाली और गटागट पीने लगी। जैसे ही 6 महीने हुए मेरा पेट कुछ बाहर होने लगा। जब भी मैं अमित को बोलती कि मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो, मुझे चेकअप करवाना है, तो वह मुझसे चिढ़ने लगता। कहने लगता, इस हालत में जहर लग रही हो तुम मुझे। ऐसे तुम्हें बाहर लेकर जाऊंगा तो लोग ना जाने मुझे किन किन नज़रों से देखेंगे। ऐसा करो, मम्मी के साथ चली जाओ। अपने पर्स से कुछ 1000 रुपये निकाल कर मेरे हाथ पर रख देता। उसे बहुत मनाने की कोशिश करती कि इसमें मेरी क्या गलती है। अमित, तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? अब यूं ही दिन बीतने लगे थे। 9 महीने में मुझे बड़ी तकलीफ भी हुई थी, क्योंकि 9 महीने में एक दिन ऐसा नहीं था जिस दिन मुझे उल्टी ना हुई हो। लेकिन मेरे सब्र का फल मेरे भगवान ने मुझे बहुत खूबसूरत दिया था। मैंने एक बहुत प्यारे से बेटे को जन्म दिया था। उस दिन तो अमित के चेहरे पर मुस्कुराहट इतनी थी कि सबसे पहले उसने अपने बेटे को बाहों में भरा था, प्यार किया था। औलाद औलाद होती है। सब लोग बहुत खुश थे। मेरी नंद, सास ससुर, खास तौर पर अमित। मेरा बेटा ऑपरेशन से हुआ था, इसलिए मुझे चलने फिरने में बहुत तकलीफ होती थी। पूरा दिन तो मेरी सास और नंदे घर की नौकरानी की तरह मेरा ख्याल रखती थी। लेकिन अगर रात को मुझे वॉशरूम जाना पड़ता तो अमित मेरा हाथ तक नहीं पकड़ता था। कहता था, प्लीज़ ये सब मैं नहीं कर सकता। बड़ी मुश्किल से बेड से उठती थी मैं और दीवार को पकड़ पकड़ कर सहारा लेते हुए बाथरूम तक जाती थी। फिर भी डर लगता था, कहीं गिर गई तो मुसीबत आ जाएंगी। अभी भी मैं बहुत मुश्किल से तकलीफ को सहते हुए बाथरूम से बाहर आकर बेड पर बैठी थी। पूरी तरह से पसीने से भीग चुकी थी मैं। मेरी सांस ऊपर से नीचे हो रही थी। बुरी तरह से हाँफ रही थी कि मेरा बेटा रोने लगा। शायद उसे भूख लगी थी। अमित उसी वक्त शायद नींद में ही था, लेकिन बच्चे की रोने की आवाज़ सुनकर बजाय उसे पकड़ने के मुझे कहने लगा, प्लीज़ उसे चुप करवाओ, मुझे सुबह ऑफिस जाना है। मैंने कहा, थोड़ी देर के लिए उसे पकड़ लो, देख नहीं रहे मेरी क्या हालत है? कहने लगा, बस भी करो, यह बच्चे संभालना मेरे बस की बात नहीं है। मैं यह सब नहीं कर सकता। पकड़ो भाई, उसे अजीब मुसीबत है। रात को सोना भी माहौल होता है। यह कहकर उसने अपना तकिया अपने मुंह के ऊपर रख दिया, कमरे से बाहर चला गया। मेरा बच्चा रोए जा रहा था। मेरी हालत थी कि मैं बैठ भी नहीं सकती थी। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे अपने पाँव बेड पर रखा और बहते आंसुओं के साथ अपने बच्चे को पकड़ा था। उसे सीने से लगाकर मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। यह क्या होता है मर्द और मर्द का प्यार? यह तो उसी की औलाद थी। कैसे मैंने पूरे 9 महीने अपने पेट का हिस्सा बनाया था इस बच्चे को, और एक मौत से गुजरकर मैंने इसे बाप का दर्जा दिया था। क्या उसका इतना भी फर्ज नहीं बनता है कि वह मेरी हालत को देखते हुए मुझ पर तरस खा लेता?
2 महीने के बाद घर में बच्चे का नामकरण और हवन हुआ था। ये 2 महीने मैंने कैसे बिताए थे मैं ही जानती हूँ। बेशक मेरी सास बहुत अच्छी थी, लेकिन 10 दिन के बाद तो उन्होंने भी मुझसे कह दिया था कि थोड़ा-सा तुम भी किचन में चली जाया करो। शाम को तुम्हारे हाथ के ही नाश्ते की आदत है। मैं नाश्ता बना कर देती हूँ तो 100-100 नुस्ख़ा निकालता है। मेरे जैसे ही पूजा पाठ और बच्चे का नामकरण हुआ, मैंने पूजा पाठ शुरू की। अमित का अब सब्र भी शायद जवाब दे गया था। ना ही उसे मेरा एहसास था और ना ही इस छोटे से बच्चे का। उस दिन बच्चे के पेट में दर्द था और बार-बार रोए जा रहा था। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे सुलाया था। रात के 2 बजे बच्चे को सुलाने में लग गई थी। मैं खुद भी नींद से बेहाल हो चुकी थी। जैसे ही मेरा बेटा गहरी नींद में गया और मैं सोने के लिए लेटी थी, तो उस वक्त अमित मेरे करीब आ गया। मेरी आंखें नींद से चूर हो रही थी। मैंने कहा, प्लीज़ अमित, मुझे सोने दो। कहने लगा, बकवास बंद करो। 1 महीने से बस तुम्हारी शक्ल ही देख रहा हूँ। खबरदार, जो आज तुमने मना किया तो वह रात मेरी अमित की मोहब्बत की भेंट चढ़ चुकी थी। लेकिन मुझे सोए हुए अभी 1 ही घंटा हुआ था कि मेरा बेटा उठकर रोने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर मुझे ही उठना पड़ा। मेरा जी हाँ हाँ कह दूँ, क्या सारी कुर्बानियाँ औरत के लिए होती है? 7 बजे मेरे बेटे का रोना शुरू हो जाता है और सुबह 9 बजे तक चलता रहता है। मैं उसे गोद में लेकर कमरे में चक्कर लगाती रहती थी। अब जाकर वह सोया था। मेरी हालत थी कि चक्कर खाकर अभी गिर जाऊँ, तब गिर जाऊँ। बेटे को मैंने बिस्तर पर लेटा दिया, कमरे से बाहर निकल गई, क्योंकि सास ने भी रात को कह दिया था कि अब कल से घर संभाल लो। इसलिए सास ससुर को नाश्ता बना कर दिया। फिर अमित के ऑफिस की तैयारी करने लगी। पूरा दिन मेरा खाना बनाने के चक्कर में बीतने लगा था। रात को जब मेरा मुन्ना सोता था तो अमित अपनी ज़रूरतें पूरी करता। कई बार मैं उनसे कह चुकी थी, मेरा ऑपरेशन हुआ है अमित, कुछ तो मेरा भी एहसास कर लिया करो। लेकिन आदमी को शायद इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह मुझसे ही शिकायत करते हुए कहने लगता, मेरा ख्याल कौन रखेगा? कसम से बड़ी जालिम औरत हो तुम। इतना चाहने वाला पति मिला है तुम्हारा, और एक तुम हो कि उसके प्यार का जवाब प्यार से देने के बजाय नखरे दिखाती हो। मैं यह सब सुनकर चुप हो जाती थी। दिन रात जिम्मेदारियां संभालते संभालते मैं थक चुकी थी। अब तो मेरे चेहरे की रौनक भी फीकी पड़ने लगी थी। रात रात भर मेरा दूध मुँहा बच्चा रोता था और मैं उसके लिए जागती थी, और दिन भर मुझे घर के कामों से फुर्सत नहीं मिलती थी। मेरी आंखों के नीचे अब गहरे काले दाग होने लगे थे। इस पर अमित अब मुझे बात बात पर ताने देने लगा था। कहता था कि तुम क्या एक ही बच्चे के बाद अपना फिगर इतना खराब कर ली हो कि मोटी और भद्दी लग रही हो। तुम थोड़ा कम खाया करो। तुम्हें पता है ना मुझे मोटी लड़कियों से कितनी चिढ़ है। प्लीज़ खुद को अच्छे वेट में रखा करो। अमित ना जाने क्यों बहुत चिड़चिड़ा सा होने लगा था, जबकि घर और बच्चे की जिम्मेदारियों के बावजूद भी अमित के घर आने से पहले ही मैं तैयार जरूर रहती थी। लेकिन आजकल उसे बस अजीब अजीब सी नज़र आने लगी थी। 1 साल बीत रहा था, 1 साल हो गया था और मेरा मुन्ना लगभग छोटे छोटे कदम चलने लगा था। लेकिन अमित का व्यवहार अब बदल चुका था। अब अक्सर ऑफिस से आते हुए वह खाना खाकर आता था। दोस्तों के पास जा रहा हूँ, देर से आऊँगा, यह कहकर चला जाता। मेरा भी मन घूमने को करता था, इसलिए मैं कई बार अमित को कह चुकी थी कि मुन्ने को और मुझे भी कभी कभार घुमाने के लिए लेकर जाया करो, लेकिन वह सुनता ही नहीं था। आजकल मैं थोड़ा बिजी हूँ, आप इसके कामों से फुर्सत नहीं मिलती। ऐसा करो, तुम मम्मी पापा के साथ घूमने चली जाया करो। यह कहकर वह तैयार होकर अपने दोस्तों के साथ चला जाता। रात को देर से घर वापस आता। कभी कभी तो रात के 2 बजे तक मैं उसका इंतजार करती रहती। लेकिन एक बार जब वह घर आया तो उसकी आंखें नशे से चूर लग रही थी। गाना गुनगुनाते हुए वह घर में दाखिल हुआ था। मैं उस वक्त बहुत गुस्से में थी। वह मुस्कुराते हुए मेरे गाल पर चुटकी काटकर कहने लगा, कैसी हो डार्लिंग? यह कहकर वह कमरे की तरफ जाने लगा। मैंने घर का गेट बंद किया और कमरे में आते ही दरवाज़ा बंद किया और अम्मी से कहने लगी, आपने यह क्या तमाशा लगा रखा है? रोज आप रात के 2 बजे आते हैं। ऐसे कौन से दोस्त हैं आपके जो रात भर आवारागर्दी करते हैं? क्या उनकी पत्नियां उनसे पूछती नहीं? मेरे जले भुने शब्द को सुनकर अमित भी गुस्से में आ गए थे। कहने लगे, मतलब क्या है तुम्हारा? सारी रात तुम्हारे पास बैठा करूं? कहीं आने जाने पर भी तुम रोक लगा दो मुझे। मैंने कहा, अमित, हर चीज़ की भी एक हद होती है। सिर्फ दोस्त ही आपकी ज़िंदगी में रहते हैं। वक्त बिताने के लिए मेरा भी दिल चाहता है कि आप मुझसे बातें किया करें। मेरी बात सुनकर कहने लगा, तुम्हारे पास वक्त ही कब होता है मेरे लिए? जब देखो मुन्ना मुन्ना करती रहती हो। मैं तो अमित की बात सुनकर हैरान हो गई थी। मैंने कहा, आप तो अपने बच्चे से जलते हैं। वह कहने लगा, बस करो, मुझे क्यों अपने बच्चे से जलन होगी? बस मैं थोड़ा बिजी हो गया हूँ।
ऑफिस से थका होता हूँ तो मुझे आराम चाहिए होता है, इसलिए अपने दोस्तों के साथ जाकर बैठ जाता हूँ। अब तुमसे यह भी बर्दाश्त नहीं है कि वह अपने कपड़े बदल कर सो गया। अगले ही दिन जब मैं उसके कपड़े धोने लगी तो उसकी एक शर्ट की पिछली जेब में लिपस्टिक का निशान देखकर मेरे होश उड़ गए थे। मैंने उस शर्ट को वैसे ही रहने दी। पूरा दिन मेरा दिमाग गुस्से के मारे खोलता जा रहा था। मुझे याद आने लगा जब अमित अपने मोबाइल पर कोड भी लगा रखा था, पहले कभी नहीं लगाया था। अब वह अक्सर कमरे में बैठा फ़ोन पर हंस कर बातें करता रहता। जब भी मैं कमरे में बच्चे को सुलाने के लिए लेकर आती तो जल्दी से फ़ोन बंद कर देता। कहता था मैं बाद में तुमसे बात करूँगा। जब मैं पूछती कि किसका कॉल है तो हड़बड़ा सा जाता था। कहता था दोस्त का फ़ोन है और फिर बात को जल्दी से बदल देता। रात को जब अमित ऑफिस से आया तो खाना खाते ही मुझसे कहने लगा मैं दोस्तों के पास जा रहा हूँ, रात को देर से आऊँगा। मैंने कहा आज आप कहीं नहीं जाओगे। वो कहने लगा फिर तुम्हारा वही रोज का तमाशा शुरू हो गया। वो गुस्से से मुझसे कहने लगा। फिर मैंने वह अलमारी से उसकी शर्ट निकाली और उसके ऊपर फेंक दी। मेरी इस हरकत पर वो कहने लग गया कि बदतमीजी कर रही हो तुम मेरे साथ, वो किस तरह का व्यवहार कर रही हो। शर्ट उसके मुंह पर जाकर लगी थी और फिर जमीन पर गिर गई। वह मुझे गुस्से से देख रहा था। मैंने वह शर्ट पकड़े और लिपस्टिक का निशान दिखाया। मैंने कहा जैसे ही उसकी नज़र लिपस्टिक के निशान पर पड़ी उसका रंग उतर गया। मैंने कहा वह वही दोस्त है जिसे तुम रोज मिलने जाते हो। अमित कौन है यह लड़की कि वह मुझसे नजरें चुराने लगा। मेरा शब्द थोड़ा तेज हो गया था। मैंने कहा मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, कौन है वह लड़की जो आपके इस हद तक करीब है। मेरी आवाज़ में ना चाहते हुए भी नमी उतर आई थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैंने कहा क्या कमी थी मेरी मोहब्बत में या मेरे वफा में जिसका आपने मुझे यह सिला दिया। मेरी बात पर वह थोड़ा मुस्कुराया, कहने लगा मोहब्बत। फिर मेरे पास आकर कहने लगा कौन सी मोहब्बत की है तुमने मुझसे। हाँ, अपने पास तो आने नहीं देती थी, 1 महीने बाद ही तुम्हें बच्चा पैदा करने का शौक हो गया। मैंने उस वक्त भी तुमसे कहा था मुझे लाइफ एंजॉय करनी है, हम चुपचाप अबॉर्शन करवा लेते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलता, बच्चे का क्या है। 3-4 महीने बाद फिर हो जाता, लेकिन तुमने नहीं माना। तुम पर तो भूत सवार था कि बच्चा खराब करना पाप होता है और तुम यह पाप किसी कीमत पर नहीं करूंगी। अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत होती तो तुम मेरी बात मानती, हम हनीमून मनाने जाते, अपनी लाइफ को एंजॉय करते, मेरी औलाद थी ना फिर हो जाती। लेकिन तुम मेरी पत्नी बनने से ज़्यादा माँ बनने का शौक था। फिर मुझे बाजू से पकड़कर आईने के सामने ले गया, कहने लगा देखो खुद को, यह हुलिया तुम्हारा, कपड़ों से खुशबू के बजाय किचन के मसाले की बदबू आती है। रात को तुम्हारे पास आऊँ तो तुम्हें मुन्ने के उड़ जाने की फिक्र सताती रहती है। सुबह जल्दी उठकर मम्मी पापा को नाश्ता देने की फिक्र सताती है। सबकी फिक्र है तुम्हें, बस मेरी परवाह नहीं है। और अगर मैं थोड़ी सी दिल लगी करने लगा हूँ तो आज तुम सवाल पर जवाब कर रही हो। मैं तो अमित की बात सुनकर जितना हैरान हुई थी उतना ही कम थी। मैंने कहा यह घर किसका है, मैं किसके घर को संभाल रही हूँ, किसके माँ बाप को सुबह शाम नाश्ता देती हूँ। मुझे फिक्र सता रही है किसकी औलाद को पैदा करने पर पालने की खातिर मेरा यह हाल हो चुका है। मेरे चेहरे की रौनक खत्म हो चुकी थी, मेरी आंखों के नीचे काले धब्बे पड़ चुके थे। मैं रोने लगी, मुझ पर हिचकियाँ सवार हो चुकी थी। मैंने उसका गिरेबान पकड़कर बुरी तरह से उसको झकझोर कर रख दिया था, यहाँ तक कि उसकी शर्ट के बटन टूट गए थे। मैंने कहा कि इस घर में मैं किस हैसियत से रहती हूँ, तुम्हारी नौकरानी हूँ, तुम्हारी माँ बाप की या तुम्हारे बहनों की। जब वो आती है तो पूरे पूरे टेबल सजा देती हूँ। मुन्ना मेरा बेटा है, क्या तुम्हारा कुछ नहीं लगता। मैंने कहा मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम्हारा घर संभाल रही हूँ, तुम्हारे ही बच्चे को पाल रही हूँ। तुम होते कौन हो मेरे साथ बेवफाई करने वाले। मैंने कहा अमित मैं उन औरतों में से नहीं हूँ जो मर्द की इस तरह की अय्याशी के साथ समझौता करती, उसके साथ रहकर अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को खींचती। मेरा यह कहना था कि उसने अपने गिरेबान से मेरे हाथ छुड़ाकर मुझे पीछे ढकेल कर कहने लगा ठीक है जाओ, दफ़ा हो जाओ, यहाँ से निकल जाओ मेरे घर से बाहर। अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो ऐसे ही रहना होगा मेरी इसी अय्याशी के साथ, क्योंकि मैं आप सुहानी को कभी नहीं छोड़ सकता। मैं तो अमित की बात सुनकर चक्कर खाकर गिर गई थी। मैंने कहा ठीक है। मैं अलमारी से अपने कपड़े निकाली और बेड के नीचे बैग उसमें अपने कपड़े डालना शुरू कर दिए। यह देखकर अमित बड़े गुस्से से मेरे पास आया, मुझे बाजू से पकड़कर कहने लगा सोच समझ कर इस घर से कदम बाहर निकालना, अगर तुम गई तो तुम्हारी जगह सुहानी ले लेंगी, मैं उससे शादी कर लूँगा। यह सुनना था कि मैंने तो अगली सांस लेना ही भूल गई थी। यह कहकर वो मेरे कमरे से बाहर निकल गया था।
हमारे शोर शराबे से मुन्ना जाग गया था और अब वो रोए जा रहा था, लेकिन मैंने उसे चुप नहीं करवाया। मैं खुद भी फूट फूट कर रोने लगी थी। हम दोनों की रोने की आवाज़ सुनकर मेरी सास कमरे में आ गई। कहने लगी, क्या हुआ है? तुम क्यों रो रही हो बेटा? और मुन्ना क्यों तड़प रहा है? और तुमने इसे क्यों नहीं पकड़ा? मैंने उनसे कहा कि आपके बेटे ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। क्या बिगाड़ा था मैंने उसका? वह मुझसे पूछने लगी कि तुम्हें क्या हुआ है, क्या किया है उसने? मैंने कहा कि मेरे होते हुए दूसरी औरत के पास जाता है। यह सुना था कि मेरी सास भी गुस्से में आ गई। उसने अमित को फ़ोन करके घर बुलाया। यह बात अब मेरे सास ससुर दोनों को पता चल चुकी थी, लेकिन अमित प्यार में इतना अंधा हो चुका था कि मुझसे कहने लगा कि तुमने मेरे घर वालों को बताकर अच्छा नहीं किया। सोमिया, बात कमरे की हद तक थी। अगर तुम कमरे में ही रहने देती तो ज़्यादा अच्छा होता। अमित ने गुस्से में आकर मुझे डिवोर्स देने का फैसला कर लिया। मैं तो तुम्हें डिवोर्स देता हूँ। यह सुनकर मेरे ससुर ने अमित के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा था। कहने लगा, ये क्या बकवास है? जरा सी बात पर पति और पत्नी को डिवोर्स देता है क्या? अब सब कुछ टूटकर बिखर गया था। मैं जल्दी से उसी हालत में घर से बाहर निकल गई। मेरे सर पर दुपट्टा था, ना मेरे हाथ में कोई सामान और ना ही मेरा मुन्ना। मैं रोते हुए सड़क की तरफ जा रही थी। जैसे ही मैं रोड तक पहुंची तो रिक्शा कर लिया और अपने घर चली गई। मुझे रात के उस पार होते हुए देखकर मेरे माँ बाप परेशान हुए थे। मेरा भाई मुझसे वजह पूछने लगा। मैंने अपने भाई के साथ लगकर खूब रोने लगी थी। मैंने कहा, मुझे अम्मी ने डाइवोर्स देने का फैसला किया है। यह खबर मेरे घर वालों पर कयामत की तरह बनकर टूटी थी। बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ था अमित का मेरे भाई के साथ। उसने कहा कि अगर तुम्हारी बहन को अपना घर बसाना है तो उसे बोलो कि सरापत से घर आ जाए, वरना मैं महीने बाद उसको डाइवोर्स का नोटिस भेज दूंगा। मेरा भाई कहने लगा कि मेरी बहन मुझ पर बोझ नहीं है। जहां तुमने बात डाइवोर्स की है तो अब इस बात को आगे बढ़ाते हैं, क्या होता है। लेकिन अब वो हमारे घर में नहीं जाएंगी। हर दिन मुझे मुन्ने की याद सताती थी। वो 1 साल का तो था, लेकिन मैंने दिल पर पत्थर रख लिया था, क्योंकि अब अगर उसे भी अपने साथ ले आती तो अमित को कभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं होता। कोई भी दूसरी औरत किसी का बच्चा नहीं पालती। 20 दिन हुए थे मुझे मायके में बैठे हुए जब मेरे सास ससुर मुन्ने को साथ लेकर आए। वह रोए जा रहा था। उसे देखकर मेरा दिल बुरी तरह से तड़प रहा था। इससे पहले कि मैं उसके तरफ लपकती, मेरे भाई ने मेरा हाथ पकड़ लिया, मुझे नामे इशारा किया। कहने लगा, सोमिया अपने कमरे में जाओ, मैं उनसे बात करता हूँ। मेरी सास कहने लगी, सोमिया हमारे साथ वापस चलो, क्यों जिद कर रही हो? अमित उस लड़की से शादी करेगा तो तुम्हारा घर बर्बाद हो जाएगा। यह सुनकर मेरा दिल बेचैन हो गया था। एक बार को सोचा कि वापस लौट ही जाती हूँ, मेरे बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी नहीं तो। लेकिन उससे पहले कि मैं कुछ कहती, मेरा भाई कहने लगा, मेरी बहन ही क्यों कुर्बानी देती रहे? अमित शादी कर सकता है तो सोम्या की भी दूसरी शादी हो सकती है। अपने बेटे से कहो कि बाकी की कार्रवाई भी कर दे। मेरी बहन सोम्या को उसके नाम पर बिठाकर नहीं रखूंगा। मेरी सास रोने लगी। कहने लगी, मुन्ना की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। माँ ही औलाद के खातिर कुर्बानी देती है। मर्द तो ऐसे शौक पालते ही रहते हैं, लेकिन वक्त बीतने के साथ साथ बाज भी आ जाते हैं। मेरे भाई ने कहा, माफ कीजिए आंटी, लेकिन हमारे समाज में आप जैसी माओं की ऐसी बातों की वजह से ही बेटी पत्नी के होते भी बाहर मुंह मारते फिरते हैं, क्योंकि उनकी परवरिश आप जैसी माएँ करती है और यह सोच से करती है कि लड़का है, अगर ऐसा काम शौक से कर भी लेता है तो ठीक है। सब्र करना ना सिर्फ औरतों की सेवा नहीं है। जाइए आप लोग यहाँ से। मेरी सास और ससुर वापस चले गए। अपने बच्चे के बिना जिंदगी तो मेरी भी उदास रहती थी, लेकिन मेरा भाई मुझसे कहने लगा, तुम सब्र करके बैठे रहो। अगर तुम यूं ही चली गई तो अमित एक औरत के बजाय 10 औरतों से संबंध बनाकर दिखाएगा तुम्हें, क्योंकि उसे लगेगा कि तुम्हारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। 3 महीने बीत गए। उसके बाद अमित मुझे लेने आया था। इत्तेफाक था कि दरवाज़ा मैंने खोला था। उसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, आंखें नम थी और चेहरा उतरा हुआ था। मुझे देखकर वह कुछ शर्मिंदा सा हुआ था। उसे देखकर मैंने दरवाज़ा बंद करना चाहा। उसने अपना हाथ रखकर दरवाज़ा बंद होने से रोक लिया था। सोम्या, भगवान के लिए मेरी एक बात सुन लो। अपना फ़ोन तक तुम नहीं उठा रही हो। वह भी अपने भाई को तुमने पकड़ा रखा है। मैं पिछले 15-20 दिन से तुमसे बात करना चाह रहा था,
लेकिन तुम्हारा भाई तो दरवाज़ा खोलो। सोम्या, मुझे तुमसे बात करनी है। ये दरवाज़ा धकेल कर अंदर आ चुका था। शोर की आवाज़ सुनकर भाई और पापा भी कमरे से बाहर आ गए थे। दरवाजे पर अमित को देखकर मेरा भाई कहने लगा, तुम यहाँ क्या करने आए हो? कहने लगा, अपनी पत्नी को लेने आया हूँ। यह सुनकर मेरा भाई गुस्से से बोला, कहने लगा, उस पत्नी को जिसने तुमने रात को डिवोर्स की धमकी देकर घर से बाहर निकाल दिया था। अमित, यह सब गुस्से की वजह से लड़ाई झगड़ा हुआ था और अब मुझे माफ़ी की गुंजाइश है। आप लोगों के सामने मुझे सोम्या से बात करनी है और उसे लिए बगैर मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। मेरा भाई मुझसे कहने लगा, सोम्या तुम कमरे में जाओ। मैं कमरे में जाने लगी, लेकिन अमित की अगली बात सुनकर मेरे कदम वहीं जम गए थे। कहने लगा, सोम्या मुन्ना बहुत बीमार है, अस्पताल में एडमिट है, मेरा बच्चा मर जाएगा, भगवान के लिए मेरे साथ चलो। ये सुनना था कि मैं तड़प कर पीछे पलटी थी। मैंने कहा, क्या हुआ मेरे मुन्ने को? उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कहने लगा, जब से तुम गई हो बुखार नहीं उतर रहा है उसका, बहुत कमज़ोर हो गया है। मैं जल्दी से उसके साथ चली गई। 3 दिन मैं मेरे बेटे के पास अस्पताल में रही। मुझे देखकर ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। वह मेरे सीने से बेधड़क लग गया और रोने लगा था। माँ माँ कह रहा था। मैं उसे चूमने लगी। 3 दिन में उसकी तबीयत में अच्छी सुधार हो गई थी। उसको अस्पताल से छुट्टी हुई तो अमित मुझे घर ले गया। मेरे सास ससुर भी खुश हो गए थे। रात को मुन्ने के सोने के बाद अमित मेरे पास आ गया। मेरे सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा। कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो सोम्या, मैं समझ गया हूँ कि पत्नी पत्नी होती है। हर दूसरे लड़के से दोस्ती करने वाली लड़कियाँ कभी घर नहीं बसाती। उन्हें सिर्फ पैसा और ऐश चाहिए होता है, प्यार नहीं। मेरा तुमसे वादा है, मैं आइंदा कभी तुम्हारे साथ कोई बेईमानी नहीं करूँगा। मैंने कहा, मैं सिर्फ अपने बेटे के लिए वापस आई हूँ अमित, आपके लिए नहीं। मेरी बात सुनकर वह बेचैन सा हो गया था। कहने लगा, मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत नाराज़ हो, तुम्हें होना भी चाहिए, लेकिन सोम्या मुझे हर हाल में तुम्हारे साथ रहना है। 4 महीने हो चुके हैं, प्लीज़ मना मत करना। वो मेरे साथ प्यार करना चाहता था। अमित को इस बात की बेचैनी थी कि मैं उसे मना कर अब वो मोहब्बत भी नहीं थी जो पहले कभी होती थी। वह मेरा पहले से भी ज़्यादा ख्याल रखता था, लेकिन बदले में उसे वह प्यार भी नहीं दे सकती थी जिसका वह मुझसे उम्मीद लगाए हुए बैठा था। पति पत्नी का रिश्ता ऐसा ही होता है, किसी शीशे की तरह। एक बार अगर टूट जाए तो कभी पहले जैसी मजबूती नहीं रहती। मेरी चुप्पी अमित को परेशान करने लगी थी। बार बार कहता था, सोम्या तुम पहले जैसी नहीं रही, लेकिन मैं उसे जवाब नहीं देती थी। मर्द क्यों यही समझता है कि वह कुछ भी कर ले, पत्नी उसे हमेशा माफ़ करके पहले जैसी मोहब्बत देती रहेंगी। ऐसा नहीं होता। मैंने उसका घर बसाने की खातिर अपना नींद, अपनी चैन, अपनी खूबसूरती तक खराब कर डाला था, और उसने अपनी वफा देने के बजाय एक डाइवोर्स की धमकी दे दी थी। अमित होश में उस वक्त आया जब उस लड़की ने शादी के लिए मना कर दिया, और फिर मुझसे पहली जैसी मोहब्बत की उम्मीद क्यों लगा कर रखा था। आप बताइए, क्या औरत यह सब होने के बाद भी पहले जैसी मोहब्बत कर सकती है? अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो दोस्तों और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।